अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हूँ अभी देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के नदी के किनारे, संगम के नदी के किनारे, यहाँ पे ये मंदिर है भगवान श्री राम का। बहुत ही सुंदर मंदिर है, क्योंकि भगवान श्री राम ने यहीं पे तपस्या करी थी। और आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आके भगवान श्री राम के दर्शन करे। तो आप भी आना यहाँ पे और भगवान श्री राम के दर्शन करने हो। आपको जगह बता दूँ, देवप्रयाग में पड़ता है। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो करीब ज़्यादा नहीं है, केवल 300 किलोमीटर, और पूरा का पूरा ये पूरा हाईवे है। तो अगर आप दिल्ली से आते हो तो करीब 7 घंटे के करीब में आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो और भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे भगवान श्री राम ने तपस्या करी थी कई सालों तक। तो ये मंदिर है, अंदर से मैं आ गया था। तो आपका स्वागत है इस देवभूमि उत्तराखंड में, जहाँ पे आपको हर जगह अलग अलग देवताओं के अवतारों की अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलेगी। और यहीं पे एक और कहानी है, जैसे कि ये मंदिर है यहाँ पे, तो भगवान श्री राम ने इस जगह पे पूजा अर्चना करी थी। तो रघुनाथ मंदिर और संगम दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ भगवान श्री डांडानागजा के दर्शन करने के लिए। भगवान श्री डांडानागजा का मंदिर मेरे गांव के पास में पड़ता है और हमारे इष्ट देवता है, तो इसलिए मैं तो वहाँ पे लगभग जाता ही रहता हूँ। और हमारे गांव के आसपास के या फिर पूरे उत्तराखंड के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे। ये पौराणिक और सिद्धपीठ मंदिर है और हमारे इष्ट देवता भी है। तो मैं बात करता हूँ देवप्रयाग की। देवप्रयाग, जैसे आपने नाम सुन ही लिया होगा, देव और प्रयाग, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देव का मतलब होता है ईश्वर भगवान, और संगम का मतलब होता है, प्रयाग का मतलब होता है संगम। ये सबसे बड़ा प्रयाग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पे आके मिलती है। एक तरफ से आती है अलकनंदा और एक तरफ से आती है भागीरथी। इसके बाद के जो प्रयाग है वो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग है। अगर देवप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर है, और माना जाता है कि भगवान श्री राम के जो वंशज थे उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। सामने अगर देखोगे तो दशरथ भी यहीं पे पास में ही है। अगर आपने कभी देवप्रयाग आना हो तो आपको ये सारी चीज़ों के दर्शन करने को मिलेंगे। अगर दूरी बताई जाए आपको तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे बड़ी सिटी है हमारे देश की दिल्ली। दिल्ली से मात्र 230 किलोमीटर की दूरी पे है देवप्रयाग। और यहाँ पे आने के लिए आपको बस, ट्रेन, टैक्सी, लगभग सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपने ट्रेन से आना हो तो ट्रेन आपको ऋषिकेश या फिर हरिद्वार छोड़ देगी, और अगर आपने बाई प्लेन आना हो तो आपको जौली ग्रांट एयरपोर्ट से आना होगा। और मैंने अब टर्न ले लिया अपने घर की तरफ। यही वो टर्न है जो मेरे घर की तरफ जाता है। और सामने है ये संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि काफ़ी फेमस है, और बाहर से मतलब अलग अलग देशों से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और शिक्षा लेते हैं संस्कृत की, इस ज्ञान की जो उत्तराखंड में है। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि मैं हर बार आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से कि उत्तराखंड आओ और इन सुंदर से नज़ारों को देखो। यहाँ पे जो 5 प्रयाग, 5 केदार, सारी देवी मंदिर, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब अगर आप योग करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, अगर आप एडवेंचर प्रेमी हो, अगर आप मतलब बर्फ से ज़्यादा प्यार है आपको, सब कुछ है यहाँ पे कुल मिला के। तो एक मतलब पूरा एक जो पैकेज होता है, अगर आप अदर स्टेट में कहीं जाते हो तो आपको 1 या 2 चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हर इंसान के लिए हर चीज़ है यहाँ पे। तो अब मैंने टर्न कर दिया है। दूसरी बात, देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, और केवल अगर मैं पुल पार करूँगा तब मैं पौड़ी गढ़वाल में चला जाऊँगा। तो मेरा जो ज़िला पड़ता है वो पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, और अभी थे हम टिहरी गढ़वाल में। तो अभी जो हम ये ड्राइविंग कर रहे हैं तो इस टाइम पे हम टिहरी गढ़वाल में ही है, लेकिन जैसे हम पुल पार करेंगे तो अब हम पौड़ी गढ़वाल में चले जाएंगे। तो मैं आपको हर बार ही यही बताता हूँ कि भाई आना चाहिए आपको। और ये वही पुल है जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, और ये है नीचे गंगा नदी।
बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य माना जाता है और इसीलिए यहाँ पे दूर-दूर से लोग आते हैं, इसी दृश्य को देखने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मेरा कुछ और भी मतलब था कि आपको ये पता चल जाए कि भाई डांडा नागजा मंदिर कैसे पहुँचे। तो मैं 3-4 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और आगे रोड की बात करें तो ये रोड जाता है पौड़ी गढ़वाल, इधर कोटद्वार, लैंसडाउन, सतपुली, इस तरीके से ये जो जगह है काफ़ी फेमस जगह है। और आगे जाके ये रोड जाता है लैंसडाउन और फिर कोटद्वार के बाद कोटद्वार में रेलवे स्टेशन भी है और बस अड्डा भी है। तो वहीं से हर जगह के लिए, जैसे दिल्ली और बड़े-बड़े शहर है जो हमारे देश के, कोटद्वार से आपको वहाँ से बसें मिलती है। तो मैं आगे आ गया हूँ और अब बात करेंगे थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के बारे में। तो ये जब गांव पड़ेगा वो शॉर्ट पड़ेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो सामने जो आपको मैं ये घर दिखा रहा हूँ या फिर होटल दिखा रहा हूँ, तो लोगों ने इस तरीके से, बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने अपने घर बना रखे हैं। किसी ने नदी के ऊपर ही बना रखे हैं, किसी ने नदी के किनारे बना रखे हैं। तो शायद ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे की लालच तो हर किसी को होती है कि हाँ भाई, अगर ये मेरी ज़मीन है तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कल को बारिश ज़्यादा आती है तो हादसे तो हो ही जाते हैं। फिर पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अगर इतना बड़ा अगर कोई होटल बनाता है तो अपने पैसे से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को खड़ा करना कोई आसान काम नहीं होता। कहीं ना कहीं से उसको लोन लेने पड़ते हैं, कर्जा लेना पड़ता है, और तब जाके बड़े बड़े होटलों का निर्माण किया जाता है। लेकिन एक सेकंड में एक छोटी सी गलती से सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है। तो आप देखोगे ऊपर एक रोड के किनारे बिल्कुल नीचे बना हुआ है और ये सामने नीचे नदी जो जाती है, ये गंगा नदी है, बहुत बड़ी नदी। और आगे बढ़ गए हैं, अब हम सौड़ गांव में आ गए हैं। सौड़ गांव काफ़ी फेमस गांव हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे एक पुल हुआ करता था जो कि टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ता था ये। और जो ऊपर जो जितने भी गांव थे तो उस पुल को पार करके तब जाके ऊपर की तरफ जाते थे। और जहाँ अगर उन्होंने ऋषिकेश जाना हो, हरिद्वार जाना हो, दिल्ली जाना हो, तब जाके यही से कनेक्टिविटी हुआ करती थी किसी टाइम पे। लेकिन अब ये देवप्रयाग से हो गया और बाई बस जाते हैं, बाई टैक्सी जाते हैं लोग। लेकिन पहले छोटा सा पुल हुआ करता था तो उसको पार करके वहीं से जाया करते थे। तो अब रेलवे ट्रैक के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो ये लगभग बन के तैयार हो गया है। ये सुरंगें थी, इसमें 46 सुरंगें हैं कुल मिला के, और सारी की सारी सुरंगें पार हो चुके हैं। और अब इस पे रेलवे का ट्रैक बिछेगा, जो कि इसी महीने से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और लगभग 1-2 महीने के बाद से फिर जब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर रेल का जो ट्रैक बिछने का काम वो भी शुरू हो जाएगा। तो 125 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक की। तो आगे आने वाले टाइम में कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे सफ़र करना, और लोगों के लिए भी काफ़ी, ऐसा देखो, ऐसा सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है आपको। और ये जिस पुल के बारे में बात कर रहा था वो यही पुल है कि हम इस पुल को पार करके पल्ली तरफ जाते थे, तब हम वहाँ से जो बस लेना पड़ता था हमें वहाँ जाने के लिए। और देखो ये कितना सारा काम हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, पहाड़ों को काट के इस तरीके से भी काम किया जाता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की है कि पहाड़ों में भी हम ट्रेन का आनंद ले पाएंगे। तो सुंदर सा नज़ारा। कुल मिला के जिन लोगों को ये, जैसे काफ़ी लोग बोला करते थे कि भाई अगर मैं पहाड़ों पर सफ़र करता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है, कई लोगों को ऐसा है भी। तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि रेलवे तो करीब 10 किलोमीटर हमने पार कर दिया है। अब जो ये गांव पड़ेगा इसका नाम है खड़कोला, जैसे आप बोर्ड में देख सकते हो। तो यहाँ पे छोटे छोटे गांव रहते हैं। अब मैं यहाँ के गांव के नाम जरा आपको बता देता हूँ। खड़कोला है, बिरसनी है, कापड़ है, उरमोला है, ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। और जो मेरे गांव का नाम है री, जो कि सबसे ऊपर पड़ेगा। और जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, भगवान श्री डांडा नागजा के मंदिर में, वो हमारे गाँव में पड़ता है। तो यहाँ के जितने भी गाँव हैं आसपास के, करीब 100, 200, 300 किलोमीटर के गाँव, उन सभी गांव के लोग भगवान श्री डांडा नागजा के मंदिर में आते हैं जब भी उनके घर में कोई अच्छा सा कार्यक्रम हो, जैसे किसी का शादी होनी हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया हो,
तो इस तरीके से वहाँ पे सब के सब अच्छे काम जब भी होते हैं तो पहले सबसे पहले मंदिर में जाया करता है। तो काफ़ी सुंदर जगह है, जिस तरीके से मैं आपको बताया करता हूँ कि यहाँ पे घूमने के लिए आया करो। और हमने करीबन 10-11 किलोमीटर का दायरा तो हमने पार कर दिया है। और अब जो गांव मिलेगा वो मिलेगा कापड़। कापड़ भी मतलब ये जो जितने भी गांव हैं ज़्यादातर आज की डेट में जितने भी ये रोडें गई है ये हर गांव को टच करते हुए गई है। पहले किसी टाइम पे जब हम जाया करते तो पहले देवप्रयाग जाया करते थे। हमारे घर से करीबन 24-25 किलोमीटर की दूरी जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ से देवप्रयाग से घर से लेके देवप्रयाग पैदल जाते थे। फिर वहाँ से हमें बस मिलती थी अगर हमने उसके बाद कहीं भी जाना हो। तो ये कापड़ आ गया है और ये गाँव भी बिल्कुल रोड में ही पड़ता है। तो मैं आपको कई बार बताया करता हूँ कि भाई इधर आया करो घूमने के लिए और ऐसे शांत माहौल में आया करो। ऐसा नहीं कि हमने कहीं 5 स्टार होटल ले लिए। मतलब आपको जो लोक संस्कृति जो है उत्तराखंड की या फिर किसी में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं पे आया करो, पर लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर जो आपको वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना है, वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, वहाँ पे खेती कैसे करते हैं, उन सबको जानना है तो आपको शायद में इस तरीके से इस माहौल में या फिर इस तरीके से इन वाले घरों में रहना चाहिए। अब ये हमने ये जो स्कूल है इसको पार करते हैं तो किसी टाइम पे मैं इस वाले स्कूल में ही पढ़ा करता था। और अब हम चले गए और आगे, और मुझे लग रहा है 10 किलोमीटर बचा है मेरे वहाँ पे जाने के लिए, मतलब डांडा नागरा के मंदिर में जाने के लिए। तो रोड भी काफ़ी अच्छे बन गए तो पहले से भी, मतलब जिस तरीके से पहले किसी टाइम पे हुआ करता था कि भाई रोडों की कंडीशन ठीक नहीं है, काफ़ी संकरे रोड है, केवल एक ही गाड़ी जा सकती है। अब की आज की डेट में तो रोड भी काफ़ी अच्छे बन गए हैं और देवप्रयाग तक तो पूरा का पूरा हाईवे ही है। मतलब 4-4, 5-5 गाड़ियाँ एक साथ में चलती है उस पर, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद भी ड्राइव करना चाहते हो तो भी आप खुद भी ड्राइव करके यहाँ पे आराम से आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि पहली बार जो यहाँ पे ड्राइव करे वो ना ड्राइव करे तो वही ठीक रहता है, क्योंकि ट्रेंड अलग बात होती है। क्योंकि ये जो हिल एरिया होते हैं इस पर ड्राइव करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता होगा। तो ये आ गया है अब हिंदवाड़ा। ये छोटी सी मार्केट है हिंदवाड़ा की, इसमें भी 10-12 परिवार रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं यहाँ पे। तो काफ़ी आगे आ गए हम। तो ये इसमें सुंदर से नज़ारे जो देखने को आपको मिलते हैं वो केवल यहीं मिलता है। और यहाँ पे मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी रोड का काम काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। रोड भी काफ़ी चौड़े चौड़े बन रहे हैं। और अगर यहाँ से शुरुआत हुई है, ये जो रोड बन रहा है ये जहाँ पे मैं बता रहा हूँ भगवान श्री नागराजा का मंदिर, ये वहाँ से बन के धीरे धीरे करके नीचे तक आ रहा है। तो यहाँ से तो इन्होंने काफ़ी चौड़ा कर दिया, लेकिन जब हम पीछे से होते हुए थे तो उसकी बारी भी धीरे धीरे करके आ जाएगी। तो काफ़ी चौड़ा और सुंदर रोड है। मतलब इन वाले जब ये रोड बनने लग गए हैं तो इन पे तो शायद ड्राइव करना इतनी मुश्किल नहीं होगी, ड्राइव इंसान आराम से कर सकता है। तो आप वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं एक बार फिर से, क्योंकि ये देखो तो मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती मेरी। अगर कुछ कहीं कोई कमी नज़र आती तो मेरे को बता दिया करो, क्योंकि भाई अच्छाई तो हर कोई बता देता है लेकिन कमी ज़्यादातर लोग नहीं बताते। और शायद में वही अच्छा रहता है कि अगर कोई किसी की कमी बताए तो वहीं से सीखने को मिलता है इंसान को। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर या फिर इस तरीके से नहीं हूँ, और ना मेरे बोलने में इतनी शक्ति है कि भाई दूसरे को प्रभाव डाल सके, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि भाई अगर कोई भी काम करो तो अच्छे से करो। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं, और ये है भगवान श्री डांडा नागराजा का मंदिर। यहीं से बस 100-150 मीटर की ऊपर की चढ़ाई करते हैं और आ जाता है भगवान श्री डांडा नागराजा का मंदिर। तो आपको मैं वीडियो में कल दिखाऊंगा कि भाई भगवान श्री डांडा नागराजा का मंदिर कैसा दिखता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।